अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जाने की तैयारी में जुटी हुई हैं और मतदान शुरू होने के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। प्रशासन ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। इसके साथ ही पुलिस गश्त भी कर रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों ने भी वोटिंग की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तो उपचुनाव के लिए 172 यहां पर केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही जो चुनावी मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि इससे पहले के नतीजे भी आपको बता रहे हैं 2022 में किस तरह का परफॉर्मेंस था कांग्रेस और साथ ही बीजेपी का। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी से चंदन रामदास थे और कांग्रेस की तरफ से 2022 में रंजीत दास चुनावी मैदान में थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। हालांकि इसको लेकर तैयारियां पहले से हो चुकी हैं और साथ ही जो दिग्गज नेता थे वो भी इस सीट पर पहुंचे और अपनी अपनी पार्टी में मतदान करने की जनता से अपील की। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेंट्रल ऑब्जर्वर की शिकायत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। राजेश कुमार को चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था और बीजेपी का आरोप है कि ऑब्जर्वर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही ऑब्जर्वर पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, जो मुख्य पर्यवेक्षक आए हैं वो मुझे लगता है कि बिहार सरकार में सर्विस करते हैं और एक प्रकार से उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदेहास्पद है। और कल ही हमने रात में ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हमने शिकायती पत्र भेजा है कि इस प्रकार से एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने की मंशा से तो कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनकर आता है या चुनाव पर्यवेक्षक बनकर आता है तो उसमें प्रश्न खड़े होने बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से वहां प्रताड़ित करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बागेश्वर संवाददाता शैलेंद्र नेगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि बाय इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, अभी तक क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? देखिए, जो बागेश्वर का डिग्री कॉलेज है वो एक तरीके का सेंटर है इस पूरे के पूरे इलेक्शन का और यहीं से जो पोलिंग पार्टियां हैं 172 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इस पूरे के पूरे उपचुनाव के लिए। तो ये पोलिंग पार्टियां अब रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। सुबह से इसकी तैयारियां चल रही हैं और शाम तक जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं आज शाम तक वो अपने अपने जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां तक पहुंच जाएंगी। लगभग 1,18,000 के आसपास मतदाता हैं जो इस पूरे के पूरे उपचुनाव में अपना मतदान करेंगे और इन सब पर निगाह रहेगी कि उनका रुख क्या होने वाला है, क्योंकि अभी बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने चंदन रामदास जो कि मंत्री थे, उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी पार्वती दास को इस बार मौका दिया है और उनको टिकट दिया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस में है, कांग्रेस ने जिनको मौका दिया है वो आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, पहले बसपा के भी नेता रहे हैं और उनको पार्टी में शामिल करके यहाँ पर बसंत कुमार को एक तरह से त्रिकोणीय एक तरह सीधा मुकाबला बनाने की कोशिश की है। तो मुकाबला एक तरह से बिल्कुल सीधा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शैलेंद्र, बाकी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, लेकिन जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कई गंभीर आरोप ऑब्जर्वर पर भी लगाए गए हैं और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने की यहां पर बात भी कही गई है। लेकिन क्या आधार मानते हुए बीजेपी की तरफ से ये कई बड़े आरोप लगाए गए हैं? क्या कोई एविडेंस भी बीजेपी की तरफ से यहां पर पेश किया गया? देखिए, बीजेपी ने सेंट्रल ऑब्जर्वर पर बेहद साफ आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनकी जो
पिछले दिनों चुनाव सामग्री चुनाव के दौरान वो ले जा रहे थे, उनको जगह जगह पकड़ा गया। और इसके साथ ही सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है लगातार कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत की गई है और उनकी गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता फ्री हैंड काम कर रहे हैं और उन पर किस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि ये बिहार कैडर के ऑफिसर हैं। तो ऐसे में बीजेपी का बेहद साफ आरोप है कि ये कहीं जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं। और बकायदा उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी फरमान सुनाया कि भाई जो जिले के बाहर के रहने वाले हैं वो तुरंत 5 बजे तक सब खाली कर दें। तो आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिला खाली करके जाना पड़ा। तो ये सब नाराजगियां हैं। और इसके साथ ही जो कोतवाल हैं बागेश्वर के, उनको भी हटा दिया सेंट्रल ऑब्जर्वर ने। उन्होंने कहा कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी अचानक से हटा दिया गया। तो इस तरह की कई सारी चीजें, कई सारी शिकायतें हैं सेंट्रल ऑब्जर्वर से थी भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए ये शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। अब देखना है कि हालांकि चुनाव कल है कि वो चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। बिल्कुल, और कल इलेक्शन होने हैं जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। अगली खबर देहरादून से है, जहां 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज हो गई है। वहीं सेशन से पहले पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। और इसके साथ ही आज स्पीकर ने भी दलीय नेताओं की मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे विधानसभा भवन में स्पीकर मीटिंग जो बुलाई गई है यहां पर स्पीकर की तरफ से, तो वहीं सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। और आज ही स्पीकर ने भी बैठक बुलाई है, जो कि शाम 4 बजे होगी सचिवालय में। और साथ ही आपको बता दें कि सत्र हंगामेदार रहेगा, ऐसे आसार भी जताए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 सितंबर से मानसून सेशन शुरू होगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सेशन 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सेशन यूं तो महज 4 दिन का प्रस्तावित है, लेकिन इन 4 दिनों के भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 सितंबर से 4 दिनों के लिए आहूत उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सेशन में कामकाज के लिए महज 3 दिन ही होंगे। पहले दिन दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 सितंबर को सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी होगी, तो 8 सितंबर को बजट पास करने के साथ ही सेशन की समाप्ति होगी। बावजूद इसके विपक्ष के तेवर तीखे हैं। विपक्ष साझा मुद्दों में आपदा, जोशीमठ, केदारनाथ गर्भगृह मामला, अतिक्रमण हटाओ अभियान, डेंगू का बढ़ता प्रकोप, लोकायुक्त की नियुक्ति, कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हमारा केंद्र सबसे ज्यादा आपदा पे, और ये कुकृतियां हो रही हैं इस तरह की, इन सब चीजों को लेके रहेगा, प्रदेश के हित में रहेगा, विकास को लेके होगा, एजुकेशन को लेके होगा। इस सत्र के दौरान सरकार की तरफ से करीब 12 बिल भी पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक, राज्य विश्वविद्यालय और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 है। इसके तहत प्रदेश में 11 सरकारी और 21 निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून बनाकर अम्ब्रेला एक्ट के तहत लाया जाएगा। इसके साथ विभागों में अप्रचलित करीब 199 कानूनों को निरस्त करने के लिए विधायक को पटल पर रखा जाएगा। नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में LLB के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता देने संबंधी विधेयक को भी पटल पर रखा जाएगा। मैं सबसे ज्यादा अभी जो अतिक्रमण पे है, मैं क्यों सरकार से उस पे जरूर ये कहना चाहूँगा कि भाई पहाड़ के साथ दोहरा मानक क्यों, कि पहाड़ी जिलों में अतिक्रमण के नाम पे वहाँ पे जो हमारे पर्यटन के लिए लोग लगाते हैं, चाहे वो छप्पर, छोटे छोटे ढाबे बनाते हैं, उन सबको उजाड़ने का आदेश हो गया है। मानसून सेशन के लिए विधायकों द्वारा 600 से अधिक सवाल लगाए गए हैं।
इनमें से कितने सवालों को जगह मिल पाएगी ये कहना मुश्किल है। बावजूद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने सेशन को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। पिथौरागढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 2.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 3:18 पर महसूस किए गए थे। वहीं चमोली में भी महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके सुबह 5:43 पर यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तीव्रता काफी ज्यादा कम थी चमोली में, लेकिन लोगों ने हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी को जोड़ने वाली अहम रोड बीते 21 दिन से बंद है। बॉर्डर की इस तहसील को जोड़ने वाली थल मुनस्यारी रोड जहां बानिक के पास में बंद हो गई है, तो वहीं बागेश्वर मुनस्यारी रोड काठा के पास में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते बंद है। भारी वाहनों के लिए रोड बंद होने से जहां मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में जरूरी चीजों का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं पर्यटन कारोबार को चपत लगी है। तो मुनस्यारी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लैंडस्लाइड यहां पर लगातार जारी है, जिसके चलते रोड भी बंद हो रहे हैं। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई बार सड़कों को खोला भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ियों से नीचे गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पिथौरागढ़ से संवाददाता विजयवर्धन जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, अभी क्या हालात हैं? क्या अभी जो सड़कें बंद हुई थी उनसे मलबा हटाकर रोड को दोबारा से सुचारू चालू कर दिया गया है? मैं आपको बताऊं, बॉर्डर की ये तहसील है मुनस्यारी तहसील। इस तहसील को जोड़ने वाले खासकर 2 मोटर मार्ग हैं, दोनों की हालत काफी खराब है। सबसे अहम जो थल मुनस्यारी मोटर रोड है, तकरीबन 21 दिन से वो बड़े वाहनों के लिए बंद है। और बड़े वाहनों के लिए बंद होने के कारण उस इलाके में जो जरूरी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए पूरी की पूरी तहसील इससे प्रभावित हो रही है। और उस इलाके को कनेक्ट करने वाला एक बागेश्वर से भी रोड है, सामा भराड़ी से होते हुए, वो रोड भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई है। काफी जगह लैंडस्लाइड आया है। DRO हालांकि लगा हुआ है इस रोड को खोलने में, लेकिन 21 दिनों में वो लोगों को राहत नहीं पहुंचा पाया है। आप नजर बनाए रखिएगा। विजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हरिद्वार में एक सरकारी स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और वीडियो श्यामपुर क्षेत्र के बाहर पीली गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें 3 बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में झाड़ू, ब्रश और बाल्टी लेकर टॉयलेट साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव की ग्राम प्रधान ने घटना पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों से इस पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी तैयारियों के कारण मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 750 के पार पहुंच गया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी तैयारियों का खामियाजा डेंगू मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही बेड की सहूलियत ज्यादातर मरीजों को नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि उनसे डेंगू टेस्ट के नाम पर मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं और प्लेटलेट्स तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। सर हो रही है सर, उसमें प्लेटें गिर रही है, चढ़ रही है, बढ़ रही है, प्लेटें नहीं मिल पा रही। यहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल हो रही है मिलने में भी। जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है, जो लोकल में भी दिक्कत तो हो रही है उन्हें मिलने में भी। ये ध्यान नहीं दे रहे प्लेटलेट्स के लिए। यहाँ पे ब्लड बैंक में भी नहीं मिल रही है प्लेटलेट्स। दे रही हूँ। आँखों के डॉक्टर आए थे, वो देख के गए थे, मशीनों से भी देखा उन्होंने। अब देखो क्या होता है। अभी तक तो रोशनी आई नहीं। मैं ये चाह रही भगवान तक मेरे बच्चे की आंखों में रोशनी आ जाए। मेरा एकमात्र यही सहारा है बस। बारिश के बाद प्रदेश में डेंगू और तेजी से अपने पैर पसार रहा है और अब तक डेंगू से 3 लोग जान गंवा चुके हैं। साथ ही अगले 1 हफ्ते में डेंगू के और ज्यादा मामले बढ़ने के आसार हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मरीजों के आंकड़े छिपाने शुरू कर दिए हैं और प्रदेश में निजी लैब में डेंगू टेस्ट करवाने वालों का कोई डाटा ही नहीं है। प्रदेश में डेंगू का हाहाकार मचा है। मरीजों को बेड और प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं।
प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है और ऐसे में बड़ी संख्या में अस्पतालों में देखा जा रहा है कि मरीज पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए और देखा यह भी जा रहा है कि प्लेटलेट्स की काफी कमी मरीजों में पाई जा रही है और ऐसे में दर मरीज भटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो प्लेटलेट्स के लिए भी भटक रहे हैं और साथ ही जब अपने टेस्ट कराने के लिए वो यहाँ पर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या प्राइवेट लैब्स में जा रहे हैं तो उनसे मनमाना पैसा भी वसूला जा रहा है, जिसके बाद काफी लोग परेशान हैं। वो सरकार की या फिर स्वास्थ्य विभाग की कमियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों पर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही वहां की व्यवस्थाओं की जांच भी की। स्वास्थ्य सचिव ने मरीजों से प्लेटलेट्स को लेकर भी फीडबैक लिया है और निरीक्षण के दौरान में स्वास्थ्य सचिव ने कई खामियां भी पाई, जिस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। लेकिन हम लोग रेगुलरली सिचुएशन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे समस्त अधिकारी फील्ड में हैं और जहां कहीं भी जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी निरीक्षण किया जा रहा है और ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी ओवर चार्जिंग ना हो। बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है और प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ऋषिकेश नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया उन्मूलन टास्क टीम का गठन करके सभी वार्डों में अभियान शुरू कर दिया है, जिससे लार्वा पर काबू पाया जा सके। किया गया है कि प्रत्येक जगह पे आपको उस लार्वे को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। पूरी हमारी सेना पूरे अपने क्षेत्र में निकल चुकी है, पूरी तरह से वो डटी हुई है और मैं जनता से भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। रुड़की में भी डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सिविल अस्पताल में हर रोज 50 से 60 लोग डेंगू टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती हैं। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं रोज डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गंभीर अवस्था तो नहीं है, हाँ, लेकिन जिनकी भी प्लेटलेट 70 से 60 से नीचे जा रही है उन्हीं को हम लोग भर्ती कर रहे हैं और अभी बहुत कोई गंभीर व्यक्ति कोई भर्ती नहीं है। प्रतिदिन 3 से 4 मरीज मतलब हमारे इस टाइम यहाँ रह रहे हैं। 1 या 2 की छुट्टी होती है, 1-2 नए भर्ती हो जाते हैं।